जरा सोचिए कभी आपके साथ एक ऐसा पुरस्कार वाकया हो कि आप बाहर से घूम फिर कर आते हैं, रात को खाना खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं कि ये क्या, अभी तक तो अंधेरा छाया हुआ है और आप इस अंधेरे को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद मैं जल्दी उठ गया हूं। लेकिन जब आप घड़ी की तरफ देखते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई सुबह के 9 बज रहे हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरी घड़ी का टाइम ख़राब होगा, तो आप किसी और घड़ी में टाइम देखते हैं, आपको पता चलता है कि भाई घड़ी का टाइम तो बिल्कुल ठीक है। इस सिचुएशन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, और आप डर के मारे घर से बाहर निकलते हैं तो आप देखकर हैरान हो जाते हैं कि काफ़ी लोग खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई सूरज अब तक दिखाई क्यों नहीं दे रहा। अब यहाँ पर सूरज के निकलने का वेट करते करते आप घड़ी की तरफ देखते हैं तो भाई दोपहर के 2 बज चुके होते हैं, लेकिन फिर भी रात ही रहती है। और जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको बिल्कुल काला आसमान दिखाई देता है, जिसमें आपको सिर्फ एक मध्यम सा चांद जैसा दिखाई दे रहा होता है। अब यहाँ सभी खौफ में होते हैं क्योंकि किसी को भी आसमान में कोई स्टार दिखाई नहीं दे रहा होता। आसमान में बादलों की तरह बिल्कुल काला अंधेरा दिखाई दे रहा होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये चल क्या रहा है। और फिर यूं सूरज का वेट करते करते रात के 12 बज जाते हैं और लोगों के वापस सोने का वक्त हो जाता है। आप ये सोचकर सो जाते हैं कि हो सकता है अगले दिन सूरज निकल आए, लेकिन जब अगली सुबह होती है तो आप हैरान होते हैं कि भाई सूरज तो अब भी नहीं निकला। और फिर जो ये रात होती है ये इतनी लंबी रात बन जाती है कि पूरा 1 साल गुजर जाता है, सूरज दिखाई नहीं देता। और फिर इस सूरज का वेट करते करते बिल आखिर 18 महीने गुजर जाते हैं, यानी 1.5 साल गुजर जाता है और 1.5 साल बाद आपको सूरज दिखाई देने लगता है। यानी वो एक रात 18 महीनों जितनी लंबी थी। अब ये सारी कहानी सुन के आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, सूरज कहाँ गायब होगा और ये कैसे मुमकिन है, ये तो कोई फिल्मी बात लगती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई फिल्मी बात नहीं है, बल्कि तारीख में ऐसा एक बार हो भी चुका है। और असली जिंदगी में यह वाकया 536 AD में, यानी आज से तकरीबन 1487 साल पहले हुआ, जब एक दिन सूरज गायब हुआ और उसके बाद लोग 18 महीनों तक सूरज का वेट करते रहे, लेकिन सूरज दिखाई ही नहीं दिया। वो 18 महीनों की रात तारीख में डार्क एज के नाम से जानी जाती है। अब तारीख का ये पुरस्कार और खतरनाक तरीन वाकया आखिर कैसे हुआ, आखिर सूरज गुम कहाँ हुआ और सूरज के गुम होने के बाद जमीन पर लोगों को कितने नुकसानात उठाने पड़े, और क्या आज के दौर में ऐसा हो सकता है, यानी आज के दौर में ये सूरज गुम हो सकता है इतने लंबे अरसे के लिए। इस वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बहुत से व्यूअर्स चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। लिहाजा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं हर एक दिन बाद एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तकरीबन 1.5 साल तक सूरज के गायब रहने वाले इस दौर को डार्क एज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस दौर में सूरज के गायब रहने की वजह से लाखों इंसानों की मौत हुई थी। और इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि ज़मीन पर बहुत से दरख्त, पौधे और खेतों में मौजूद वो फसलें कि जिनको सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, वो तमाम फसलें, पौधे और दरख्त सूखने की वजह से खुराक की कमी हो गई और एकदम एक कहत शुरू हो गया। अब सूरज के एकदम गायब होने की वजह से ज़मीन पर ठंड भी पड़ना शुरू हो गई और ज़मीन पर यह टेम्परेचर इतना गिर गया कि उस ठंड की वजह से भी काफ़ी लोग मरने लगे, क्योंकि ये टेम्परेचर 1 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। और ये इतनी ठंड है कि इतनी ठंड में पानी भी फ्रीज होने के लिए, यानी जमने के लिए तैयार होने लगता है, क्योंकि पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है। अब इस इतनी ठंड ने लाखों इंसानों और लाखों जानवरों को भी मारा। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी हुई कि बारिशें होना बिल्कुल बंद हो गई, जिसकी वजह से एक खुश्क साली शुरू हो गई और कहत छा गया। और एक चीज़ ये भी हुई कि अचानक बड़े बड़े सैलाब शुरू हो गए, जिसने भी बहुत से इंसानों का सफाया करना शुरू कर दिया। और ये वो दौर था जब रोमन एम्पायर्स यूरोप पर हुकूमत किया करते थे, और तब ये उनका सबसे बदतरीन दौर था और इसे डार्क एज उनके लिए भी कहा जाता है। ये दौर यूरोपियंस के लिए इसलिए भी खतरनाक और पुरस्कार था क्योंकि इसी दौर में, यानी 541 AD में, बुबोनिक प्लाग नाम की एक खतरनाक बीमारी भी फैल गई थी। ये चूहों से फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी है जिसे ताउन कहते हैं, और इस बीमारी से सिर्फ चंद सालों में ही लाखों इंसान मर गए थे। और एक अंदाजा है कि सिर्फ 541 AD से 549 AD तक तकरीबन 15 से 100 मिलियन लोगों का इसने सफाया कर दिया था। अब इस खतरनाक बीमारी से एग्जैक्टली कितने लोग मरे ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये तादाद 15 मिलियन से 100 मिलियन के बीच में ही है। और इस बीमारी ने सारा निजाम तहस नहस कर दिया था, और ये बीमारी हर कुछ 100 सालों बाद इंसानों पर अटैक करती रही है। लेकिन इस बीमारी के पीछे वजह क्या थी और ये बीमारी क्यों फैलती थी, इस बारे में एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना
चुका हूं, जो ब्लैक डेथ के नाम से इसी चैनल पर मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पर उस पुरस्कार और लंबी तरीन रात की वजह क्या थी, ये सूरज कहाँ गायब हुआ था और एक्चुअली ऐसा हुआ क्या था कि जिसकी वजह से इतनी लंबी रात बन गई थी। ये सवाल उनके जहनों में मरते दम तक सवाल ही रहे। लेकिन तारीख में एक चीज जो हमें पता चलती है वो ये कि ये रात पूरी दुनिया में हर तरफ नहीं फैली थी, यानी जमीन के कुछ ऐसे हिस्से जरूर थे कि जहां पर रात नहीं थी, लेकिन इस अंधेरे ने पूरा यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के काफी सारे हिस्से डबो रखे थे। लेकिन 18 महीनों तक इस आफत से गुजरने के बाद जब सूरज वापस दिखाई दिया तो लोगों ने यह बात जरूर नोट की थी कि आसमान में दरअसल काले बादल छा गए थे, और ये इतने काले और इतने घने बादल थे कि जिसने जमीन पर एक रात बना रखी थी और सूरज को भी एक चांद बनाकर पेश किया था, और वो चांद भी ऐसा जो बिल्कुल मुद्दम दिखाई दे। लेकिन एक सवाल जो उस दौर के लोगों को कभी पता न चल सका वो ये कि आखिर ये बादल आए कहां से और इसकी वजह क्या बनी, क्योंकि आम बादल तो इतने लंबे अरसे के लिए नहीं ठहरते, वो ख़त्म हो जाते हैं, 2-3 दिन में गायब हो जाते हैं, और ना वो इतने घने होते हैं। ये बादल कहाँ से आए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये सवाल उनके जहनों में बाकी था। इस सवाल का जवाब तलाश करते हुए रिसर्चर्स को कई सेंचुरीज लगी और मालूम हुआ कि ये बादल दरअसल वोल्केनिक एरप्शंस की वजह से बने थे, जिनको आतिशफिशा पहाड़ कहते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आतिशफिशा पहाड़ मजाक हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब एक आतिशफिशा पहाड़ फटता है तो इसके आसपास के कई किलोमीटर दूर तक के इलाके भी लरसते हैं, कांपते हैं, यानी वहां पर आप अर्थक्वेक फील करेंगे। इसमें से लावा भी फूट कर आता है और ये आसमान में धुएं और मुख्तलिफ किस्म की खतरनाक गैसेस के बादल आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। और ये जो बादल होते हैं ये सिर्फ घने नहीं बल्कि इंतहाई जहरीले और खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ऑर्गन और पानी की वेपोरेशन भी शामिल होती है। यानी एक खतरनाक किस्म के तेजाबी बादल बन जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बादल बस 1-2 घंटे के लिए या 1-2 दिन के लिए बाकी रहेंगे, बल्कि ये बादल कई दिनों तक, कई हफ्तों, कई महीनों तक भी आसमान में दिखाई देते रहते हैं, और ये खत्म होते होते बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये बादल बहुत दूर तक सफर करते हैं। इनके जो खतरनाक पार्टिकल्स हैं ये हजारों किलोमीटर्स की दूरी तक भी ट्रेवल करते हैं। जी हाँ, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर्स तक ये ट्रेवल कर सकते हैं। आप वोल्केनिक इरप्शन की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अगर आप इससे 20 मील यानी तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं और आप ये समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पर बिल्कुल महफूज हूँ, मैं तो बहुत दूर बैठा हूँ, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि इरप्शन के बाद इसकी चट्टानें तकरीबन 20 मील यानी 32 किलोमीटर की दूरी तक भी पहुंच सकती है। ये चट्टानें आपको वहां पर भी लग सकती हैं, सो वहां भी आप इससे महफूज नहीं है। अब इसकी इतनी डिटेल जानने के बाद आपको यह अंदाजा तो हो गया होगा कि एक वोल्केनिक इरप्शन कितनी ताकतवर होती है। जब वो भारी पत्थरों को भी 20 मील की दूरी तक फेंक सकती हैं तो वो पार्टिकल्स कहां तक जा सकते हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स जितने खामोश दिखते हैं ये उतने ही खतरनाक हैं और कभी भी आफत फैला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आपके ज़हन में आएगा कि यार आखिर एक ही वोल्केनिक इरप्शन से पूरी दुनिया में आखिर कैसे इतनी तबाही फैल गई, और एक ही वोल्केनिक इरप्शन से पूरी दुनिया में ये बादल आखिर कैसे फैल गए। तो इस बारे में साइंसदानों का ये ख्याल है कि ये वोल्केनिक इरप्शन सिर्फ एक माउंटेन की नहीं थी, बल्कि ये कई वोल्केनिक इरप्शंस की सीरीज होगी। यकीनन ऐसा हुआ होगा कि एक के बाद एक वोल्केनो फटने लगे और उन्होंने दुनिया का क्लाइमेट ही चेंज कर दिया और जमीन पर हर तरफ काले बादल फैला दिए और एक लंबी रात छा गई। अब हमें यह भी अंदाजा है कि ये छोटे वोल्केनोज नहीं हो सकते बल्कि ये बड़े वोल्केनोज होंगे, लेकिन वो कौन से बड़े वोल्केनोज थे तो इस बारे में साइंसदानों को यह कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्टली कौन से वोल्केनोज इस इरप्शन की वजह बने। लेकिन 3 ऐसे वोल्केनोज जरूर हैं कि जिन पर साइंसदानों को शक है कि इस आफत की बड़ी वजह ये 3 वोल्केनोज थे, जिनमें से एक वोल्केनो एवल साल्वाडोर नाम की एक कंट्री के आइसलैंड में मौजूद है और इस वोल्केनो का नाम त्यारा ब्लांका जोबेन है। रिसर्च से ये मालूम हुआ है कि ये वो खतरनाक वोल्केनो है जो तकरीबन 36,000 सालों में 4 बार फट चुका है। और यहाँ पर मजीद खतरनाक बात तो ये है कि ये वोल्केनो अब तक एक्टिव है और 4 बार की इरप्शन में जब जब ये फटा है इसने दुनिया में खतरनाक तरीन तबाही फैलाई है। दूसरे खतरनाक तरीन वोल्केनो का नाम क्राकाटुआ है जो इंडोनेशिया में मौजूद है और यह भी इतना खतरनाक तरीन वोल्केनो है कि इसकी ताकत का अंदाजा तो हमें 1883 में हुआ था जब इसके फटने से तकरीबन 36,000 लोग मर गए थे और इसी वजह से इस वोल्केनो को भी तारीख का खतरनाक और ताकतवर तरीन वोल्केनो माना जाता है। अब इस वोल्केनो और इस हादसे की डिटेल्स भी ज्यादा हैं और इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर एक खतरनाक बात यह है कि यह वोल्केनो भी अब तक ठंडा नहीं पड़ा और
ये अब तक एक्टिव है। और तीसरे वोल्केनो का नाम रोबाउल है, जो पापुआ न्यू गिनी नामी एक आइलैंड कंट्री में मौजूद है। और ये वोल्केनो भी 1994 में फट चुका है, लेकिन इसके आसपास कोई आबादी इतनी मौजूद नहीं है, काफी दूर दूर आबादियां हैं, लेकिन फिर भी इसके फटने से तकरीबन 4 लोग मर गए थे। पर इसकी भी खास बात यह है कि ये वोल्केनो भी अब तक एक्टिव है। सो ये वो 3 मेजर वोल्केनोज हैं कि जिन पर साइंसदानों को शक है कि इन 3 वोल्केनोज में से एक के बाद एक शायद फटने की वजह से एक इंतहाई बड़ी आफत बन गई। लेकिन एग्जैक्टली इनमें से कौन से वोल्केनो में पहले इरप्शन हुई, ये बात अब तक कंफर्म नहीं हो सकी और इस पर अब तक रिसर्च जारी है। आपको बता दूं कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 1550 एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं, जिनमें से हर साल 50 से 70 वोल्केनोज फटते भी हैं, लेकिन ये इंसानी आबादियों से दूर हैं और इनके फटने से जो बादल बनते हैं वो काफ़ी दिनों तक रहते हैं, कुछ महीनों तक भी रह जाते हैं, लेकिन फिर वो गायब हो जाते हैं और वो इतने ज़्यादा बादल नहीं होते कि दुनिया पर फैल जाएं। लेकिन अगर हम बात करें इन बड़े वोल्केनोज की, तो ये काफ़ी अरसों बाद फटते हैं, लेकिन जब ये फटते हैं तो ये पूरी दुनिया को बता देते हैं कि भाई हम फटे हैं। और आज के दौर में भी अगर ये फटते हैं तो ये दुनिया में बहुत तबाही फैला सकते हैं, एक लंबी रात आपको देखने को मिल सकती है और आज के दौर में भी बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन पुराने दौर के लोगों को ये बिल्कुल भी मालूम नहीं होता था कि वोल्केनोज कब फटेंगे या कब फट सकते हैं। और वैसे ये आज के दौर में भी हमें कन्फर्म नहीं मालूम होता, क्योंकि ये टाइम बम की तरह होते हैं, ये कभी भी फट सकते हैं। अलबत्ता इनके फटने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें साइंसदान नोट कर लेते हैं कि जिनसे उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये फटने के इम्कानात हैं, पर एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जा सकता कि ये कब फटेगा। अब वो कौन सी टेक्निक्स है कि जिसके जरिए साइंसदानों को पता चलता है और फिर क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनसे बचने के लिए, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इंडोनेशिया में होने वाली वोल्केनिक इरप्शन से मरने वाले 36,000 लोगों की डिटेल्स भी दूंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मार्स, वीनस और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, क्या वहां पर भी वोल्केनोज मौजूद हैं, और अगर वहां वोल्केनोज मौजूद हैं तो उनके फटने से क्या होता है, उनमें से क्या चीज़ें निकलती हैं, क्या उनमें से भी लावा निकलता है, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सूरज कितनी बड़ी नेमत है, और अगर ये गायब हो जाए, अगर ज़मीन पर सिर्फ रात ही रात हो, तो कितने नुकसान होंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और वैसे आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दीजिएगा, वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आप लोगों के मैसेजेस वहाँ पर भी देखता हूँ। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और हाँ, अगर आपने मुझे बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो नहीं किया हुआ, जैसे टिकटॉक और फेसबुक, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लें, एक्स यानी ट्विटर पर भी फॉलो कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।